बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूं। स्टूडेंट, आज जो है ये जिस तरीके से हमने चैप्टर 8 के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो कोशिश की कि आपको बार बार जो है थ्योरी में और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की मदद से आपको इम्प्लीमेंट करके बताया जाए ताकि आप बेटर इसके साथ अटैच हो जाएं। आज जो है एक और टॉपिक जो है, पहले हम ये वाइट बोर्ड पे इसको देखते हैं, मैं आपको करके बताता हूँ। ये बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, मैंने आपको कहा हुआ है शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो आते हैं कि कुछ लाइंस कोड लिखा होता है, उसमें से आपको एरर्स बताने होते हैं और कुछ लाइंस लिखी होती हैं जिसकी आपने आउटपुट बतानी होती है कि जब इसको एक्सिक्यूट किया गया तो क्या आउटपुट आई है। और फिर ये होता है कि कोड लिखा होता है तो आपको वो जो लॉजिक, जिस लॉजिक को पूरा करने के लिए वो कोड इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको कहा जाता है कि किसी और कमांड के ज़रिए जो है कोड अगर चेंज करेंगे तो कोड क्या होगा। 3 तरह के टॉपिक जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। एरर्स बताना, उसके बाद जो लाइंस हैं उसकी आउटपुट क्या है वो बताना, और फिर जो कोड है किसी एक कमांड को यूज़ करते हुए कोड को इम्प्लीमेंट किया गया लॉजिक को फॉलो करते हुए, तो अगर किसी और स्टेटमेंट के ज़रिए कमांड के ज़रिए जो है अगर ये कोड लिखा जाए तो क्या होगा, तो आपको कोड को एक किस्म का री राइट करना पड़ता है। तो 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। तो अब जो है आउटपुट वाले क्वेश्चन जो हैं, 1-2 क्वेश्चन जो है वो पहले मैं आपको समझाता हूँ ताकि इसकी वर्किंग अगर की जाएगी, क्योंकि जब आउटपुट वाला आएगा ये तो पेपर में आएगा ना। शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो तो आप पेपर में, बोर्ड के पेपर में रिटन फॉर्म में आप लिख रहे हैं। अगर करंट क्राइसिस की बात करते हैं तो अल्लाह ना करे अगर ये क्राइसिस कंटिन्यू रहता है तो आपको जो है सॉफ्टवेयर के अंदर जिस तरह आप MCQ टेस्ट होता है इसी तरीके से आप टेस्ट देंगे। लेकिन अब उसमें क्या होता है कि अगर ये सेकेंड ईयर C लैंग्वेज के वाले से अगर क्वेश्चंस आते हैं जिसकी आपने आउटपुट बतानी है, अगर आपको कंप्यूटर पे भी करना पड़ रहा है तो ये ज़हन में रख लें कि उस कंप्यूटर के अंदर ये टर्बो C वर्जन 3 का सॉफ्टवेयर नहीं होगा, क्योंकि आपने जो है आपने तो आउटपुट बतानी है। ये थोड़ी है कि आपने सॉफ्टवेयर के अंदर वो कोड पुट कर दें और कोड पुट करके वो प्रोग्रामिंग जो है वो टूल को इस्तेमाल करें और वो जो एरर दी जा रहा है, बताई जा रहा है, वो आप लिख दें। तो उस कंप्यूटर पे जब आप टेस्ट देंगे तो ऐसे कोई टर्बो C वर्जन 3 का सॉफ्टवेयर उस कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं होगा। और डेफिनेटली ये बातें बच्चों वाली नहीं कि जी वो आप कहेंगे सर इंटरनेट के ज़रिए हम इंस्टॉल कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। पूरे कंप्यूटर की वर्किंग को कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब अगर आउटपुट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो अब उसको सॉल्व कैसे करना है, बहुत ईजी मेथड है। तो क्योंकि ये पहली दफ़ा हमने देखने लगे हैं इसलिए मैं आपको पहले ये समझाता हूँ कि इसको ड्राई रन ट्रेस टेबल कहा जाता है। उसके ज़रिए बहुत आसानी से इसको सॉल्व किया जा सकता है। अपनी प्रोग्रामिंग की जो एफिशिएंसी है ना स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कहा जाता है कि अगर अपनी प्रोग्रामिंग की एफिशिएंसी जो है वो आप अपने पास ही रखें, उसमें जो आपको स्टेप बताए जा रहे हैं उस स्टेप को आसानी से बस आराम से आप यूज़ करें और आंसर निकाल लें। ख़ुद अंडरस्टैंड करने की कोशिश ना करें ये प्रोग्राम है, हाँ ये वही प्रोग्राम है जो सर ने करवाया था। स्टूडेंट, वो कई दफ़ा होता है ज़रा स्लाइड से चेंज की होती है, हमें कई दफ़ा डिटेक्ट नहीं होता, तो अगर किसी और कोडिंग जो हमने पहले की होती है उससे सिमिलर लग रहा होता है तो ये एफिशिएंसी अपने लेके नहीं आनी। चुप करके जो आपको तो तरीका जो बताया जा रहा है आप इजी टू यूज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है अगर कागज़ पे किया जाए कि पहला स्टेप हुआ मेरा क्या जवाब आया, ये एक ड्राई रन ट्रेस टेबल का एक मेथड है, उसके ज़रिए बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ वाइट बोर्ड पे सॉल्व करके बताता हूँ, ठीक है। तो फिर जो है इसको हम कंप्यूटर पे मैं आपको स्लाइड्स की मदद से बताऊँगा। स्टूडेंट, ये टॉपिक है, ये मैंने कुछ लाइंस लिखी हुई हैं। अब ये ज़हन में रखें कि ये जो लाइंस जो है ना इसमें C के कंप्लीट प्रोग्राम लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये नहीं है कि अब आप कहेंगे, क्योंकि ये आउटपुट आपने बतानी है, इसमें ये नहीं है कि जी कंप्लीट प्रोग्राम आप कहेंगे सर ऊपर इंक्लूड नहीं लिखा हुआ, मेन नहीं लिखा हुआ, ब्रेसेस नहीं लिखे हुए। ये मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हैं, ये बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये कोडिंग थी और इसमें कोडिंग में आपको बताया गया है कि आपसे ये रिक्वायर किया गया है कि आपने A और B की फाइनल वैल्यू बतानी है कि जब ये इस कोड को चलाया गया
तो ए की वैल्यू क्या हुई और बी की वैल्यू क्या हुई, ठीक है, ये लाइंस लिखी हुई हैं। अब ये अगर आता है, ये नहीं होगा कि आपको सी लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा अगर कंप्यूटर की मदद से आप टेस्ट देते भी हैं, तो आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट बराए मेहरबानी मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप जो है ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ इस मेथड को यूज़ कर लें, सुकून से एक एक स्टेप उस मेथड के ज़रिए करते जाएं, सॉल्व कर लें। इसको माइंड में ना सॉल्व करना कि जी ये वेरिएबल की ये वैल्यू ये थी, माइंड में सोच रहे हैं ये वैल्यू चली गई, ये वैल्यू चली गई, ऐसे नहीं करेंगे। माइंड में अगर कोई प्रॉब्लम रहा, आपको कोई स्टेप मिस हो गया, आंसर गलत हो जाएगा। और ये भी कहा जाता है स्टूडेंट जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो तो इधर उधर आपने तवज्जो नहीं करनी। अगर आप टेस्टिंग किसी हॉल में बैठे हुए हैं, वहाँ पे टेस्ट अगर हो रहे हैं और भी स्टूडेंट्स हैं, तो जब ये टॉपिक आप कर रहे हो ना, तो ये टॉपिक करते हो इसी टॉपिक पे तवज्जो करें, इधर उधर तवज्जो नहीं करनी आपने। क्योंकि अगर आप स्टेप्स कर रहे हैं, कोई स्टेप आपने परफॉर्म कर लिया और आपने समझा मैंने परफॉर्म कर लिया लेकिन नहीं किया हुआ, तो आप किस पॉइंट पे थे, क्या स्टेप आप परफॉर्म कर रहे थे, माइंड में सोच रहे थे। तो इसलिए जो है ये टॉपिक जो इस पर पूरी तवज्जो आपने देनी है, अपनी एफिशिएंसी नहीं लेके आनी। जितनी मर्जी आपको प्रोग्रामिंग आती है आप इसको जज करें, सर ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, मैं तो फ़ौरन माइंड में जज करके इसका आंसर बता दूंगा, ऐसे नहीं करना। और किसी प्रोग्राम की जो सिमिलैरिटी जो है, वो जो प्रोग्राम टीचर ने बताया, मैंने बताया, किसी बुक से आपको पता चला, तो उसके साथ मैच ना करना कि हाँ ये तो वो प्रोग्राम है जो हमने किया था, तो ये जवाब था, तो आप प्रोसेसिंग किए बगैर ही आंसर दे दें, ऐसा नहीं करना। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करने का तरीका होता है, इसको ड्राई रन ट्रेस टेबल कहा जाता है। ड्राई रन का मतलब होता है विदाउट यूजिंग कंप्यूटर, पेपर की मदद से आंसर डिटेक्ट करना, इस प्रोसेस को ड्राई रन ट्रेस टेबल कहते हैं। बड़े सुकून से हो जाएगा, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब ये अगर ये जो एक प्रोग्राम है, ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है, आपने देखना है इस प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल कितने, उनका नाम कितने हैं, बस ये कौन सा मुश्किल है। पूरी लाइंस में आप देख लें कितने वेरिएबल यूज़ किए गए, 2 ही वेरिएबल है ना, एक ए और एक बी है। तो आप जो है अपने रफ वर्क में आपने ए और बी हेडिंग लगा लें, बस ए और बी हेडिंग लगा लें, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। ए और बी हेडिंग लगा ली आपने, एक एक लाइन चलाते जाएंगे, तो जहाँ जहाँ जिस वेरिएबल के अंदर चेंज आ रहा है वो उसके नीचे लिखते जाएं, उसके नीचे लिखें, कोई प्रॉब्लम है। रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, एफिशिएंसी यूज़ नहीं करनी, जितने वेरिएबल हैं उतने वेरिएबल की हेडिंग लगाएं। ये रफ कर रहे हैं, कागज़ पे आप कर रहे हैं, ए और बी वेरिएबल है ना, तो ए और बी की आपने हेडिंग लगा ली। अब एक एक लाइन चलाएं। अगर आप टिक भी करना चाह रहे हैं तो टिक कर लें कि ठीक है ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, पहले लाइन ये एग्जीक्यूट करेंगे ना। तो इस लाइन में क्या हुआ, ए के वेरिएबल में क्या स्टोर किया 12, तो आप इसके नीचे 12 लिख दें, इसके नीचे 12 लिख दें। अब ये b = 15 है, b के नीचे लिखते हैं 15, इस तरह कर लें। अब अगर आपने वर्किंग के लिए करना चाह रहे हैं, ठीक है जी ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, लेकिन तवज्जो प्रोसेसिंग में इसी क्वेश्चन पे करें, इधर तवज्जो नहीं करनी, इधर उधर देखना नहीं है। ये लाइन है, अब ये लाइन में आपको मैथ और कंप्यूटर में थोड़ा सा फ़र्क है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं होता, बल्कि ये राइट हैंड साइड जो भी एक्सप्रेशन है उसका जवाब जो है किसको मिल जाता है, लेफ्ट हैंड साइड को। इसका मतलब क्या होता है, पहले राइट हैंड साइड एवेल्युएट करते हैं, ए और बी की वैल्यू। अब देखें ए की वैल्यू क्या है 12 और बी की वैल्यू क्या है 15, इन दोनों को आपने ऐड करना है। ऐड किया तो ये क्या बना 27। अब 27 जो है पहले राइट हैंड साइड एवेल्युएट करेंगे ना, ए की वैल्यू, और अब जब भी आपने ए और बी की वैल्यू गेट करनी है, आपने इस टेबल में से देखनी है बस कि हाँ अभी ए की वैल्यू क्या है, अभी ए की वैल्यू 12 है, अभी ए की वैल्यू क्या है, अभी बी की वैल्यू 15 है। तो आपने जब भी लाइन से एग्जीक्यूट करनी है उस टाइम टेबल के अंदर उस कॉलम के नीचे जो आखिरी वैल्यू है उसको यूज करना है आपने। अब ए जो है कॉलम के अंदर आखिरी वैल्यू क्या है 12 ही है, तो आप ए और बी को जब ऐड करेंगे तो इसको आपने ऐड किया, इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 27। तो 27 जो राइट हैंड साइड का जवाब है किसको मिल गया, ए को। ए और बी की वैल्यू को यूज किया है, ठीक है, जो यूज किया है उसके बाद ए के वेरिएबल को वैल्यू दे दी, तो इसको जब आप करते हैं तो क्या जवाब चला गया, ए के वेरिएबल में क्या चला गया 27 चला गया, ठीक है। ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब अगर ए की वैल्यू अब जब मैं यूज करूंगा ना तो उस कॉलम की आखिरी वैल्यू क्या है 27 है, उसको यूज करना है, ठीक है। अब इस तरीके से आप कंटिन्यू, अब b = a - b, अब आप क्या करेंगे, a और b की वैल्यू को आपस में, a की वैल्यू क्या है 27, a की वैल्यू क्या है 27 है ना आखिरी, उसी को यूज करना हमने, और b की वैल्यू क्या है 15।
जब 27 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12 ही आएगा। तो अब ये 12 वैल्यू किसको मिल जानी है, बी को, तो बी के नीचे वैल्यू क्या लिख देंगे, 12। ये आपने कर देना, ठीक है। अब जब अब ए की वैल्यू, अगर अब मैं ये लाइन एक्सिक्यूट करने के बाद ए की वैल्यू गेट करूंगा तो ए की वैल्यू क्या होगी, आखिरी वैल्यू 27, बी की वैल्यू गेट करूंगा तो बी की वैल्यू क्या होगी, 12। लेकिन अभी ये लाइन हमारे पास एक और है, ए में से ए की वैल्यू क्या है 27, उसमें से अब माइनस क्या कर रहे हैं, बी की वैल्यू, ए की वैल्यू है 27, बी की वैल्यू है 12, तो 27 में से जो 12 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, और 15 वैल्यू जो है किसको प्रोवाइड कर देनी है, ए को, तो ए में वैल्यू क्या चली जाएगी 15। अब आप ये जो है ना, ये कोशिश करें स्टूडेंट, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, ऐसे जब भी आउटपुट के क्वेश्चंस होंगे आपने ये ड्राई रन, ये रफ पेपर पे ये करना ही करना है। इसको माइंड से नहीं करना आपने कि ये सर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसके बगैर ही कर लूँगा। स्टूडेंट ऐसा नहीं करना, आपने डेफिनेटली ये करना है। अब आप जब ए और बी की वैल्यू आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि ए की वैल्यू क्या है, इन लाइन्स को एक्सिक्यूट करने के बाद ये भी स्टेप एक्सिक्यूट हो गया था, ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है, तो आपने उसके नीचे जो कॉलम के नीचे जो आखिरी वैल्यू है वो दिखा देनी। तो इसका आंसर क्या आएगा कि ए की वैल्यू है 15 और बी की वैल्यू है 12। ये इस क्वेश्चन का ये आंसर आपने लिख देना है। लेकिन डेफिनेटली ये ड्राई रन ट्रेस टेबल ज़रूर यूज़ करना है। स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहा हूँ माइंड से नहीं करना कि जी आप इसको, ठीक है आप आपको अगर आपको आता है तो डबल चेक कर लें, माइंड से भी आपने कर लिया खुद से और ये मेथड से भी कर लें, ये लाजमी आपने करना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं ताकि स्टूडेंट ये अब आप जो है हमने एरर्स क्या आते हैं वो हम क्वेश्चंस इस तरह के एक दो क्वेश्चन पहले सॉल्व किए हुए हैं। अब शॉर्ट क्वेश्चन में जो आउटपुट वाले क्वेश्चन होते हैं वो अब हमने स्टार्ट कर दिए हैं। आगे जब कुछ उस लेवल तक जाएंगे स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना हमें आएगा तो फिर हम देखेंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन में एरर वाला देख लिया किस तरीके से सॉल्व करना है, आउटपुट वाला हम देख रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसके लिए क्या करना है, वही बात है, कोई परेशानी नहीं, आराम से करें, माइंड को यूज़ नहीं करें, बस एक स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप ड्राई रन करते रहें, आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब ये इसमें कितने वेरिएबल मालूम हो रहा है, 3 हो रहे हैं ना, ए बी और TEMP टेम्प, तो ए बी और TEMP का ये हेडिंग लगा लें हम, 3 वेरिएबल्स हैं, 3 ही वेरिएबल हैं इसके अंदर। उसके बाद अब क्या करें, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसके बाद आप a = 15, ए के नीचे क्या लिख देंगे 15 लिख दिया, बी के नीचे क्या लिखेंगे 12, बी के नीचे लिख दिया। अब ये मैथ और कंप्यूटर में हमने बात की है, थोड़ा फ़र्क है, ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं है, बल्कि राइट हैंड साइड का जो जवाब है वो लेफ्ट हैंड साइड को मिलता है। ए का आंसर क्या है, ए की वैल्यू क्या, आखिरी वैल्यू देखो बस, ए में क्या पड़ा हुआ 15 जो है हमने किसको प्रोवाइड कर दिया, कौन से वेरिएबल को, टेम्प को, तो टेम्प में क्या चला गया 15। ए की वैल्यू जो है जो 15 थी वो हमने असाइन कर दी, दे दी टेम्प को, तो ए और टेम्प जो है बराबर अभी फ़िलहाल हो गया, कोई बात नहीं। अब ये देखें यहाँ पे, अब बी की वैल्यू जो है वो ए को मिलनी है, बी की वैल्यू क्या है 12, वो हमने ए को दे दी, ये वेरिएबल है, वेरिएबल वैल्यू चेंज होती रहती ना, तो ठीक है चेंज हो रही है, बी की वैल्यू जो है वो हमने ए को प्रोवाइड कर दी, ठीक हो गया। आखिरी हमारे पास क्या है, जो टेम्प की वैल्यू थी वो हमने बी को प्रोवाइड कर दी, टेम्प की वैल्यू जो क्या है 15 है ना, वो हमने किसको प्रोवाइड कर दी, बी को, तो ये 15। अब ए और बी का आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो अब ये देखें ए और बी की वैल्यू जो भी उस नीचे लिखा हुआ है, इतना ना करें कि अब आप कहेंगे सर ये वैल्यू इंटरचेंज हो रही है, वो वैल्यू ये थी तो वो वैल्यू ए की वैल्यू बी में चलेगी, बी की वैल्यू ए में चली गई, जो चलेगी बस ठीक है। जो भी आप तवज्जो ना करें, जो स्टेप्स हैं बस वो करते जाएं, रफ वर्क में उसको पुट करते जाएं, ड्राई रन ट्रेस टेबल परफॉर्म करते रहें, जो एंड पे जवाब होगा उसको कर दें। खुद से माइंड में ना लेके आएंगे ओहो ये वही प्रोग्राम, उसने ज़रा सा अगर बदला हुआ आप समझेंगे वही प्रोग्राम, उसके वाले से आंसर देंगे, आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा इस पर तवज्जो नहीं करनी थी कि क्या इसका लॉजिक है स्टेटमेंट का, जो वो उसने कहा है उसके हवाले से बस आप वर्किंग करें। अब ये इसका जवाब क्या होगा कि ए की वैल्यू हमारे पास 12 होगी और बी की वैल्यू 15 होगी, तो ये हम पुट करेंगे तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट मैं फिर रिपीट करता हूँ इसको टॉपिक को कि ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन में दूसरे स्टाइल का क्वेश्चन किया है कि जब आउटपुट आता है तो आउटपुट के लिए जो कोडिंग होती है, जितने वेरिएबल होते हैं
वो ड्राई रन टेस्ट टेबल में उसकी हेडिंग लगाते हैं, एक एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करते रहते हैं, उसका इफेक्ट उन वेरिएबल्स में क्या होता है उस कॉलम के नीचे नीचे लिखते जाते हैं। जो वर्किंग होती है स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अगर आप इसको टिक कर दें कि ठीक है ये स्टेटमेंट मैंने लाइन एग्जीक्यूट कर दी है, उसके बाद जो पूछा जा रहा है कि जी ए की वैल्यू दिखानी है, बी की वैल्यू दिखानी है, तो आखिरी उस कॉलम के नीचे जो आखिरी वैल्यू होगी वो आप दिखा दें कि वो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, कोई टॉपिक मुश्किल नहीं है, लेकिन रिक्वेस्ट सिर्फ ये है स्टूडेंट के मार्क्स उस टाइम करते हैं कि जब वो ड्राई रन नहीं कहते कि सर ये ज़रा सा काम है, इसके लिए क्या मैं रफ वर्क करता रहूँ कि ठीक है ये मैं माइंड से कर लेता हूँ, तो उसका मसला पड़ता है। अगर ज़रा सी लाइन में कोई चेंज आ गई तो आप समझते थे वही प्रोग्राम है, आपने उसके हवाले से आपने माइंड से खुद ही सॉल्व करके पहले सॉल्व करके बैठे हुए हैं, आंसर कुछ और था, आपने कुछ और निकाल लिया। तो ये स्टूडेंट जो है ये था हमारे पास, ये आउटपुट में देखा था। अब जो है ये मज़ीद जो है आगे लेक्चर को लेके जाते हैं। स्टूडेंट हमने ये शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से आउटपुट में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको सॉल्व किया, और ये आगे वर्किंग में भी मैं आपको बताता रहूँगा और इस स्लाइड्स में भी ये चीज़ दोबारा आ जाएगी। तो लेकिन ये क्योंकि वो नया टॉपिक था तो इस हवाले से मैंने पहले आपको वाइट बोर्ड पे बताया। अब हम टॉपिक अपने कंटिन्यू करते हैं। ये सबसे पहले तो वही लिंक है जो आपकी तरफ से बार बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट जो है ये लिंक जो है अब इसको आप डेफिनेटली नोट कर लें और अपने पास जो है किसी पेपर पे नोट कर लें। और नॉर्मली इंस्टॉल जब हो जाता है, इंस्टॉल के बाद हम उसकी वर्किंग करते रहते हैं, उसके बाद हमने बार बार इंस्टॉल तो नहीं करते ना, तो ये जो है इसको डेफिनेटली इंस्टॉल कर लें और इसको नोट कर लें। अब जो है जो हम एरर्स देख रहे थे, ये क्वेश्चन जो हमने पहले जो कैरेक्टर टाइप जब वेरिएबल बनाया था, तो ये उससे रिलेटेड जो है कोशिश की जा रही है कि साथ साथ जो टॉपिक हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस भी जो हैं जो बोर्ड में आते हैं तो वो आपको साथ साथ उसका भी नॉलेज दे दिया जाए। अब सपोज ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, अब प्रोग्राम के अंदर इस शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया आपसे कि एरर्स क्या हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं वही आपको बार बार बात बता रहा हूँ कि जो लाइंस लिखी होती हैं उसी में से एरर्स बताने होते हैं। ये नहीं आपने करना है कि सर अब इसमें ऊपर इंक्लूड लिखा ही नहीं हुआ तो ये एरर है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है। जो लाइंस लिखी हुई हैं उसमें जो एरर्स हैं वो आपने बताने हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये कैरेक्टर टाइप आप वेरिएबल बना रहे हैं, तो कैरेक्टर टाइप वेरिएबल जब बनाते हैं तो उसमें वैल्यू आप किस में लिखते हैं, उसकी वैल्यू सिंगल कोट में लिखते हैं ना। लॉजिकली तो हम यही बात करेंगे, वो अलग बात है कि वो मैनेज कर ले, लेकिन हम जो असल बात है उसी को कंसिडर करेंगे। अब इसमें एरर्स क्या आ रहे हैं, अब तीसरी लाइन 1 to 3rd लाइन पे अगर आप देखें यहाँ पे वेरिएबल के नाम क्या रखे हैं, CH और CH2। अब आप देख लें कुछ भी आप कर सकते हैं कि CH को आपने अगर कंसिडर कर लिया तो अब आप कहेंगे सर CH जो है वेरिएबल बनाया है, CH2 बनाया है, तो CH2 में तो आप वैल्यू रखवा रहे हैं, वो सही है या गलत है जैसे भी उसको बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे CH1 के नाम से तो वेरिएबल नहीं बनाया। या अब आप क्या करेंगे, CH इसको अगर कंसिडर कर लेते हैं वो कर लें तो फिर आप नीचे CH1 की जगह CH करेंगे, तो ये आप किसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। या अगर आप लॉजिकली देखेंगे सर अगर आप वेरिएबल बना रहे हैं तो CH1 और CH2 होना चाहिए, ठीक है, तो उसके वाले से भी आप चाहे तो CH इधर का रहने दें और ये CH1 जो है इसकी जगह CH और आगे जो मिस्टेक है उसको हम देखते हैं तो वो कर दें। या फिर आप ये कहेंगे ये CH है इसकी जगह आप CH1 करें, ठीक है। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि तीसरी लाइन पे 1 to 3rd लाइन पे वेरिएबल नेम CH मस्ट बी चेंज टू CH1, इसको CH1 में चेंज करें। एरर्स बता रहा है, ठीक है, ये करेक्ट स्टेटमेंट ये एक्स्ट्रा हो रहा है, वो आपने प्रोग्राम ये ठीक करके नहीं बताना होता, उसको कहता है कि एरर बताएं, तो यहाँ पे ये तो एक्स्ट्रा करके वो स्टेटमेंट को ठीक करके बताया जा रहा है। अदरवाइज जो है सिर्फ आपसे एरर का पूछा है कि एरर बताएं, ठीक है, तो एरर आपने ये बता दिया कि ये तीसरी लाइन के अंदर CH की जगह CH1 करना था, तो करेक्ट स्टेटमेंट एक्स्ट्रा बता रहा है कि ये करेक्टर CH1, CH2 कर दें, लेकिन इसमें पहला पोर्शन वो रिक्वायर है कि एरर बताना, तो एरर आपने बता दिया। उसके बाद 4th लाइन में देखें हमने क्या बात की है कि लॉजिकली जब हम कैरेक्टर टाइप वेरिएबल बनाते हैं तो उसकी वैल्यू किस में स्टोर करते हैं, सिंगल कोट में। तो ये CH1 जो है इसको आपने इसकी वैल्यू क्या स्टोर की है, 2, ये तो न्यूमेरिक है, तो हमने तो इसको कैरेक्टर टाइप वैल्यू रखवानी है ना, तो उसमें क्या होगा कि ये 2 जो है ये 2 को आप सिंगल कोट में लिखेंगे। इन दी 4th लाइन 2 मस्ट बी रिटन विद इन सिंगल कोट। अब ये एक्स्ट्रा बताया जाता है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगी, CH1 इज इक्वल टू ये 2 और सिंगल कोट में, ठीक है। डायरेक्शन की बात जो है वो हम इसको कह रहे हैं कि उस तरह लिखें या उस तरह लिखें, कोई मसला नहीं होता।
ये हमने कर लिया। उसके बाद अगर आप देखें कि एक एरर क्या है कि हर लाइन के एंड पे टर्मिनेटर क्या होता है, स्टेटमेंट के एंड पे टर्मिनेटर क्या होता है, सेमीकोलन। तो ये सेमीकोलन इधर भी लगा है, इधर भी लगा है, लेकिन ये इस लाइन पे आपने कोलन लगाया है, सेमीकोलन नहीं लगा हुआ, तो ये इसको आप चेंज करेंगे। तो इसका आप फिर इन द फिफ्थ लाइन जो कोलन जो है उसको आप रिप्लेस करेंगे विद स्टेटमेंट टर्मिनेटर, सेमीकोलन लगाना है, कोलन नहीं लगाना, सेमीकोलन लगाना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास ये एक्स्ट्रा बताया जा रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, CH2 = 6 और सेमीकोलन। ठीक है, तो ये दो तरह के क्वेश्चन जो है अब हम इसको सॉल्व करना शुरू हो गए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। एक तो ये है कि जो एरर आता है तो एरर बताना होता है प्रोग्राम में एरर्स क्या हैं, और दूसरा जो है आज हमने शुरू किया कि अगर आउटपुट होती है तो आउटपुट कैसे निकाली जाती है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, कैसे बताया जाता है। तो ये उसको मैथ सॉल्व करने का तरीका, आउटपुट निकालने का तरीका आज हमने देखा है। इस पर भी तोजा करेंगे आगे क्वेश्चन इस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन के वाले से। एरर आता है वो बताना, आउटपुट जो है वो बताना, कुछ लाइंस लिखी हुई उसको चलाते हुए। उसमें अब ये नहीं आपने करना कि जिस तरह अभी हमने एग्जांपल की थी कि ऊपर इंक्लूड लिखा ही नहीं हुआ तो आप कहें सर ये तो पहले प्रोग्राम ही गलत है, उसकी आउटपुट क्या बताएं। ऐसा नहीं है, जो लाइंस लिखी हुई हैं बस उस लाइंस का आपने अगर वैल्यूएट किया है, इंक्लूड वगैरह मेन जो है एज्यूम किया गया कि वो लिखा हुआ है, लिखा या नहीं लिखा आपने एज्यूम करना है। और जो उस लाइन को जब एक्सिक्यूट किया जाए तो एरर क्या आता है, तो आपने आउटपुट क्या आती है वो आपने बताना। ठीक है, अब जो है ये हम एरर्स की मज़ीद जो है वो जो बात हम कर रहे थे ये सॉफ्टवेयर की मदद से आपको मैं करके बताऊंगा। अब जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास जो है वो अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो अब है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर किसे कहा जाता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स जो हैं वो अब हम देखेंगे। ऑपरेटर क्या होता है जी, असल में सिंबल ही है, जो कीबोर्ड से कोई भी हम जो कोई की प्रेस करते हैं, बटन प्रेस करते हैं, सिंबल ही है जो कंपाइलर को ये बताता है कि क्या काम किया जाएगा। अगला टॉपिक, एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट कॉजेज द कंपाइलर टू टेक एन एक्शन। कंपाइलर को ये बताता है कि क्या एक्शन उसने लेना है। सिंबल की जो वर्किंग होगी, जो उसकी फंक्शनैलिटी होगी, उसके वाले से कंपाइलर काम करेगा। ऑपरेटर्स आर द सिंबल डेट आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन डाटा। ये सिंबल्स ही हैं जो डाटा जो हम यूज़ करते हैं, डाटा पे कुछ काम ये ऑपरेटर की मदद से किया जाएगा। जो उसकी फंक्शनैलिटी होगी, वो डाटा जो साथ लिखा जाएगा ऑपरेटर के साथ, उस पर वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म की जाएगी और आंसर कैलकुलेट, एवेल्यूएट, आगे उसको सिस्टम का पार्ट बनाया जाएगा। ऑपरेटर्स आर यूज विद ऑपरेंड्स। ऑपरेटर जो हैं सिंबल्स हैं, जैसा प्लस है वैसे अगर समझाने के लिए, इसको ऑपरेंड्स के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अब ऑपरेंड जो हैं या तो कॉन्स्टेंट होते हैं या वेरिएबल होते हैं जिस पर आप कोई प्रोसेसिंग करते हैं। ऑपरेटर सिंबल बताता है क्या काम करना है और ये काम करना किस पर है, या वो प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट पे परफॉर्म किया जाएगा या वेरिएबल पे टू फॉर्म एक्सप्रेशन। तो ऑपरेटर्स दैट नीड ओनली वन डाटा आइटम टू ऑपरेट। अगर ऑपरेटर जो है जिसको एक ऑपरेंड रिक्वायर है, एक डाटा आइटम रिक्वायर है, उस ऑपरेटर को हम कहेंगे यूनरी ऑपरेटर। यूनरी माइनस का मतलब है ये माइनस कैलकुलेट, सब्ट्रैक्शन नहीं कर रहे, बल्कि किसी वैल्यू के साथ आप माइनस लिखते हैं, सबसे पहले तो क्या होता है उसका साइन चेंज हो रहा होता है ना। तो साइन चेंज करने के लिए आप एक वेरिएबल का नाम लिखते हैं ना, ठीक है। या अगर आप कांस्टेंट की बात भी करें तो उससे पहले माइनस लगाते हैं तो उसका साइन चेंज होता है। इसके लिए दो तो आप डाटा आइटम नहीं बताते ना, दो ऑपरेंड्स तो नहीं बताते, तो इसको यूनरी माइनस इस तरीके से लॉजिकल नॉट जो है ये आगे हम पढ़ेंगे, ये भी यूनरी ऑपरेटर है। और ऐसे ऑपरेटर जो दो डाटा आइटम्स रिक्वायर करते हैं उसको कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर। अब ये हमारे पास जो है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हमने जो अभी पढ़ेंगे ये सारे के सारे बाइनरी ऑपरेटर। प्लस करते हैं तो प्लस के लिए आपको दो डाटा आइटम बताना पड़ता है ना, एक पहले और एक बाद में। ऐड जब करते हैं तो ऐड करते दो वैल्यूज बतानी ना, दो डाटा आइटम्स बताने हैं, तो इसको बाइनरी ऑपरेटर कहा जाता है, जिसके लिए दो डाटा आइटम्स बताते हैं। ये हमारे पास ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, भी हम देखेंगे। द ऑपरेटर दैट ऑपरेट ऑन 3 डाटा आइटम्स, जिसके ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए 3 डाटा आइटम्स बताने पड़ते हैं, उसको कहते हैं टर्नरी। ये आगे भी आएगा, यूनरी, बाइनरी, टर्नरी ऑपरेटर, ये हम देखेंगे। ये हम कुछ देर के बाद ही ये हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर, ठीक है, वो इस चैप्टर में नहीं है। तो ये हमारे पास 3 तरह की कैटेगरीज हैं,
यूनरी, बाइनरी, टर्नरी ऑपरेटर। एक ऑपरेंड चाहिए तो उसको यूनरी कहेंगे, 2 डाटा आइटम्स चाहिए तो उसको बाइनरी कहेंगे, 3 डाटा आइटम्स चाहिए तो उसको टर्नरी कहेंगे। अब हमारे पास ऑपरेटर जो सी लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाते हैं ये सारे लिस्ट में दिखाए जा रहे हैं। आगे जो है टॉपिक्स में इस चैप्टर में और आगे कुछ टॉपिक जो अगले चैप्टर में, नॉर्मली इस चैप्टर में काफ़ी ऑपरेटर सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन जो ऑपरेटर कुछ रह जाएंगे वो अगले चैप्टर्स में हम देखेंगे। इसमें हमारे पास जो है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये हमने इस चैप्टर में ये देखने हैं। ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, ये फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, ये सारे ऑपरेटर्स जो हैं ये आगे इसी चैप्टर के अंदर हम ये देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, ये भी हमने इस चैप्टर में ही देखना है। ये 2 दफ़ा प्लस और ये 2 दफ़ा माइनस का साइन है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, ये हम देखेंगे, वो भी इसी चैप्टर में मौजूद हैं। ये सारे ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेटर जो है, हर ऑपरेटर का कोई ना कोई काम है, उस काम के हवाले से ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। जो डाटा आइटम हम प्रोवाइड करेंगे, जो कांस्टेंट वेरिएबल्स प्रोवाइड करेंगे, उसके साथ वो ऑपरेशन किया जाएगा और आंसर निकाला जाएगा, ठीक है। फिर कंडीशनल ऑपरेटर, ये हम जो है अगले चैप्टर्स में देखेंगे, इस चैप्टर में नहीं है। तो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, इसकी लिस्ट है, ऑपरेटर की डेफिनेशन और लिस्ट में ऑपरेटर्स प्रोवाइड करना, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। उसके बाद जो है अब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं। मैथ से रिलेटेड ऑपरेटर्स हैं जो नॉर्मली आपको पता है, तो इसको हम देखते हैं। द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स डेट आर यूज फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेटर ऐसे सिंबल्स हैं जो मैथ से रिलेटेड कामों के लिए यूज़ किए जाते हैं। दीज आर यूज इन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जिसको आप इक्वेशन सपोज कहते हैं, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। दीज आर यूज इन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। ईच अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑपरेट्स अपॉन 1 और 2 न्यूमेरिक वैल्यूज़, चाहे वो कांस्टेंट है चाहे वेरिएबल है, और ये हमेशा आपको एक ही आंसर रिटर्न करेगा एंड रिटर्न्स ए सिंगल वैल्यू एज ए रिजल्ट। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स मैनी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। फॉलोइंग इज़ अ लिस्ट ऑफ ऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज इन सी लैंग्वेज। ये हमें पता है, कुछ हमें पता है, कुछ हम देखेंगे, एग्जाम्पल भी होगी, फिर मैं आपको प्रोग्राम की मदद से करके भी बताऊंगा। एडिशन, एडिशन के लिए सिंबल क्या है? प्लस साइन। ये 2 वैल्यूज़ को, ये हमारे पास ये कौन से ऑपरेटर्स हैं? ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। आप ऐड करेगा 2 वैल्यूज़ को। सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्ट करेगा एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू। मल्टीप्लिकेशन, ये इसके लिए ये स्टार का एस्ट्रिक का निशान इस्तेमाल किया जाएगा। डिवीजन के लिए सी लैंग्वेज में ये सिंबल इस्तेमाल किया जाता है। डिवाइड के लिए स्लैश नॉर्मली कह लेते हैं, डिवाइड के लिए ये सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा। मॉड्यूलस जो है इसको आप रिमाइंडर कहते हैं, ठीक है। आप जो है एक वैल्यू को डिवाइड करते हैं तो अब बाकी क्या बचा, रिमाइंडर क्या आया, तो इसके लिए ये परसेंटेज का सिंबल है, लेकिन इसको मॉड्यूलस ऑपरेटर या रिमाइंडर ऑपरेटर कहा जाता है। तो ये गिव्स द रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑफ 2 इंटीजर्स। तो ये जो है जब आप 2 नंबर्स को आप डिवाइड करते हैं तो ये जो है रिमाइंडर जो बाकी बच जाता है, इंटीजर डिवीजन होती है। डॉट लगा के जो है आगे कंटिन्यू नहीं करना, डॉट से पहले जितनी प्रोसेसिंग हो सकती है वो करेंगे, तो ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। अब उसमें जितने ऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एक्सेप्ट द रिमाइंडर ऑपरेटर आर यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक डाटा। रिमाइंडर ऑपरेटर के अलावा जिस भी न्यूमेरिक टाइप पे आप डाटा, ये रिमाइंडर ऑपरेटर के अलावा आप यूज़ कर सकते हैं। रिमाइंडर ऑपरेटर जिसको मॉड्यूलस ऑपरेटर भी कहा जाता है, इट कैन ओनली बी यूज फॉर इंटीजर डाटा टाइप। ये जो है जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, फ्रैक्शन नहीं होता, तो उस तरह के ऑपरेशन में ये इस्तेमाल किया जाएगा। यानी इंटीजर डाटा वैल्यू बतानी है आपने, डेसिमल पॉइंट नहीं बताना आपने, ठीक है। ये आगे एग्जांपल्स में आ भी रहा है, मैं आपको प्रोग्राम की एग्जांपल में भी बताऊंगा। ये रिमाइंडर बताएगा व्हेन इंटीजर इज डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर। फॉर एग्जांपल अगर आप ये लिखते हैं 5 रिमाइंडर 3 मॉडुलस 3 रिटर्न्स द रिमाइंडर 2, यानी 5 को आप 3 पे डिवाइड करेंगे, तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपको स्टूडेंट पता है ना 3 1 ज़ा 3। तो अब जो है अगर 2 बचा है तो आप डॉट नहीं लगाना, आपने डॉट लगा के आगे 0 प्लेस नहीं करना, वहीं पे प्रोसेस रुक जाएगा। तो अब जो है
5 को जब 3 से आप डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 2 बचा, और अब जो है आगे आप डॉट लगा के 0 साथ नहीं लगाएंगे, वहीं पे प्रोसेस रुक जाएगा, तो बाकी क्या बचा 2, तो ये 5 रिमाइंडर 3 जो है 2 आंसर देगा। इफ़ मॉडुलस ऑपरेटर इज़ यूज विद द डिवीजन ऑफ 0 द रिजल्ट विल ऑलवेज बी 0। ठीक है, तो ये बात भी जहन में रखना है कि अगर आप 0 के साथ इसको कर रहे हैं डिवाइड तो आंसर 0 ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन 0 रिमाइंडर 5 विल गिव 0। ठीक है, क्योंकि 0 जो है 5 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, ठीक है ना, 5 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो 0 ही जवाब आएगा। ये टेक्निकल बात है, ये कभी इस तरह की क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं कि डिवाइड आप करें, डिवाइड नहीं हो रहा, तो वही जो पहले वाली जो है आप जिसको डिवाइड कर रहे हैं वही जवाब आ जाएगा। इन एक्सप्रेशन लाइक 3 रिमाइंडर 5, अब 3 जो है वो उसको आप 5 पे डिवाइड नहीं कर सकते, तो जो जिसको डिवाइड कर रहे होते हैं वही जवाब आ जाता है, तो ये रिज़ल्ट 3 आता है। ठीक है, इस बात को आप जहन में रखेंगे। उसके बाद जो डिवीजन ऑपरेटर जो है उसकी मज़ीद बात जो है, ये द मैनिपुलेशन ऑफ डिवीजन ऑपरेटर इज़ डिफरेंट। ये थोड़ा सा फ़र्क है, जब आप डिवाइड की बात करते हैं तो इसी लैंग्वेज के हवाले से ज़रा फ़र्क आ जाएगा जब आप मैथ की बात करते हैं, तो ये बात थोड़ी सी और मज़ीद देखने वाली है। अब यहाँ पे द मैनिपुलेशन ऑफ अ डिवीजन ऑपरेटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑपरेटर्स। द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन इज़ ऑलवेज एन इंटीजर अगर डिवाइज़र और डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड और डिवाइज़र जो है जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, अगर दोनों इंटीजर्स हैं तो डिवीजन का जवाब जो है वो इंटीजर आएगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट जो है ऑफ द कोशेंट इज़ ट्रंकेटेड, जो आंसर आ रहा है तो उसमें से फ्रैक्शन पार्ट को ट्रंकेट ख़त्म कर दिया जाएगा। ये इंटीजर में जवाब देगा, डेसिमल पॉइंट में जवाब नहीं देगा। ठीक है, वो ट्रंकेट उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। ये देखें रिज़ल्ट ऑफ 7.0 और 2.0। अब आप डिविडेंड और डिवाइज़र जो है आप 7 को डिवाइड कर रहे हैं, 2 पे डिवाइड कर रहे हैं। अब दोनों जो है इंटीजर नहीं है, रियल है ना, डेसिमल पॉइंट है, तो ये तो जिस तरह मैथ के वाले से कहते हैं ये 3.5 आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप 7 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 जो है उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं, दोनों क्या है, इंटीजर है ना, डेसिमल पॉइंट तो नहीं है ना इसमें, तो अब जो है ये इस तरह नहीं होगा कि 7 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो अब आप जो है 2 3 ज़ा 6, अब ये डिवाइड की बात हो रही है, रिमाइंडर की बात नहीं हो रही, तो 2 3 ज़ा 6, 1 बच गया। लेकिन अब जो है आंसर 3 आएगा, 3.5 डॉट नहीं लगेगा, इंटीजर डिवीजन है ये, क्योंकि दोनों जो वैल्यू डाटा आइटम्स हैं वो इंटीजर हैं। तो ये ज़रा सीन में रख लें कि अगर ये हमारे पास रियल है, डेसिमल पॉइंट है, तो जो मैथ के वाले से जो आंसर आता है वो आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों इंटीजर्स हैं तो फिर ये जो है ये सी लैंग्वेज के अंदर 3 आएगा, 3.5 जवाब नहीं आएगा। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मस्ट बी यूज टू गेट द एक्यूरेट रिजल्ट ऑफ ए डिवीजन ऑपरेटर। तो फ्लोटिंग पॉइंट जो नंबर आपको बताना पड़ता है, अगर आप एग्जैक्ट डिवीजन का आंसर एग्जैक्ट आप रिक्वायर करते हैं तो फिर आपको यही बताना पड़ता है। ठीक है, कि आप फ्लोटिंग पॉइंट बताएं। अब जो एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को हम देखते हैं कि ये आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर को ये समझाने के लिए बताया गया। अब आप ये प्रोग्राम हमें पता चल गए हुए, ठीक है, तो अब इसको इसको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ और फिर इसको हम ये सॉफ्टवेयर की मदद से भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप ये देखते हैं कि ये आपने वेरिएबल बनाए, 2 वेरिएबल बनाए, एक में वेरिएबल 10 रख दिया, वैल्यू 10 5, और अब ये आपको पता है प्रिंटफ जो है हम थोड़ा सा एक्सपेंड करते जा रहे हैं कि ये जो है अब a + b, क्योंकि 2 पार्ट्स हैं ना, कॉमा लगाया हुआ है ना, 2 पार्ट्स हैं, तो ये पहले पार्ट, ये सेकंड पार्ट एवेल्यूएट किया जाएगा, सेकंड पैरामीटर। a + b का जवाब क्या है 15। अब 15 जो जवाब है किसी की जगह रिप्लेस हो जाएगा, परसेंटेज d की जगह। ठीक है ना, आप किस फॉर्म में कह रहे हैं, डेसिमल फॉर्म में, इंटीजर फॉर्म में कह रहे हैं, a + b का जवाब 15 है, वो इस जगह पे रिप्लेस हो जाएगा। कंपाइलर जब प्रिंटफ को प्रिंट करेगा तो ये क्या करेगा, पहले a + b = जवाब आ जाएगा, और ये a + b का जवाब इधर आएगा 15, तो a + b = 15 ये जवाब आ जाएगा। बैकस्लैश n किस लिए होता है, ये अगला प्रिंटफ जो है अगली लाइन पे प्रिंट करे मैसेज, इसलिए होता है। इसी तरीके से a - b, इसका आंसर जो है इस % d की जगह आ जाएगा, a - b 7 आ जाएगा।
मल्टीप्लाई करेंगे इसका जवाब इधर आ जाएगा, a मल्टीप्लाई b 7 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई b इधर आ जाएगा। अब ये यहाँ पे एक और बात जो है, ये असल में जब आप परसेंटेज का निशान डालना चाह रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन परसेंटेज का निशान ये स्पेशल करैक्टर है, डबल कोट में यूज़ किया जाता है, जिस तरह ये परसेंटेज है, ये क्या समझता है फॉर्मेट स्पेसिफायर बता रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ सिंगल परसेंटेज लिखेंगे वो क्या समझेगा, परसेंटेज बी। अब परसेंट बी जो है क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर है या नहीं है, तो इसलिए हमने परसेंटेज का सिंबल ही लगाना है। तो फिर हमें 2 दफ़ा परसेंटेज लिखेंगे, ये रिटर्न में एक परसेंटेज का सिंबल लगाएगा, ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज जो है ये स्पेशल होता है, इसके साथ वो कोई ना कोई फॉर्मेट समझ रहा होता है। तो ये फॉर्मेट नहीं है तो ये लॉजिकल एरर बनेगा, इसलिए हम 2 परसेंटेज का निशान लगा रहे हैं। ये सिर्फ ये यहाँ पे नहीं है a प्लस बी, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई बी, a डिवाइड, तो यहाँ पे नज़र आ जाए a रिमाइंडर बी, इसलिए हमने 2 दफ़ा लिखा, आंसर में 1 दफ़ा ही आएगा। मैसेज आया और साथ a को जब आप रिमाइंडर ऑपरेटर b के साथ कर रहे हैं तो क्या जवाब आएगा। तो ये प्रोग्राम, इसकी वर्किंग जो है ये मैं आपको जो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उस नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा कंप्लीट, ठीक है। ये जो है नेक्स्ट लेक्चर में यहीं से वर्किंग हम स्टार्ट करेंगे, मैं आप सॉफ्टवेयर की मदद से करके बताऊँगा। दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।